तो आज की इस वीडियो से हम ट्रेड थ्योरी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपकी नीमी पैटर्न पर बेस्ड है और ट्रेड थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी सीरीज में से आएंगे। तो जो बच्चा इस पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से समझ कर, रटकर नहीं समझ कर लेता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो पूरे के पूरे मार्क्स यानी कि 100% मार्क्स भी ले सकता है ट्रेड थ्योरी में। तो इन सभी वीडियो को, इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से सभी बच्चे जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जब सर्च करोगे ऑनलाइन IITM मंत्रा करके तो सबसे ऊपर जो चैनल आएगा उसको ज्वाइन कर ले, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, मैं सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझाकर आपको करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट आप मैसेज डाल सकते हो। आपके हर कमेंट और आपके हर मैसेज का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले कृपया करके चैनल को ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी उसको मिलते रहे। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हम सभी क्वेश्चनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज केमिकल हजर्ड? कौन सा रासायनिक खतरा है? जो खतरे हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, आपने बताना है इनमें से जो 4 ऑप्शन दी गई है इनमें से केमिकल हजर्ड कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है नॉइस यानी कि शोर शराबा, एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक, वाइब्रेशन यानी कि कंपन, या रेडिएशन। तो इसमें पूछा गया है केमिकल से रिलेटेड। तो केमिकल किस में प्रोड्यूस होते हैं? जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वो उसमें विस्फोट होगा तो क्या निकलेंगे? उसमें से केमिकल निकलेंगे जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। तो केमिकल हजार्ड क्या हुआ? हमारा एक्सप्लोसिव हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स इन्वॉल्व्स टॉक्सिक? किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? आपने बताना है। जो 4 ऑप्शन है उनमें से टॉक्सिक किस में इन्वॉल्व होता है? तो 4 हमारे हैं, फिजिकल हजार्ड यानी कि शारीरिक जोखिम, दूसरा बी ऑप्शन है केमिकल हजार्ड यानी कि रासायनिक खतरा, या थर्ड ऑप्शन है बायोलॉजिकल हजार्ड यानी कि जैविक खतरा, और डी ऑप्शन है मैकेनिकल हजार्ड यानी कि यांत्रिक खतरा। तो टॉक्सिक किस में हो सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, फिजिकल में नहीं हो सकते, केमिकल। यस, जहां भी केमिकल होंगे वहां पर कोई ना कोई टॉक्सिक गैस या टॉक्सिक पदार्थ जरूर प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारा टॉक्सिक पदार्थ है किस तरह के खतरे में होगा? रासायनिक जहां खतरा होगा वहां पर हमारा टॉक्सिक यानी कि विष हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप किस पे टिक करोगे? बी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हम यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, उसका मकसद क्या होता है? यानी कि अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, डिक्रीज एम्प्लॉय मोराले यानी कि कर्मचारी का मनोबल घटाने के लिए होता है, या डिक्रीजिंग द क्वालिटी गुणवत्ता की कमी के लिए यूज करते हैं, या रिड्यूसिंग द एब्सेंटिज्म यानी कि अनुपस्थिति को कम करने के लिए, या मिनिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को कम करने के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रयोग जो किया जाता है हमारी इंडस्ट्री में, तो आप देख सकते हो डिक्रीज द एम्प्लॉय मोराले यानी कर्मचारी का मनोबल घटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे? नहीं, कर्मचारी का मनोबल क्यों हम घटाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, गुणवत्ता की कमी, क्वालिटी डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिड्यूसिंग द एब्सेंटिज्म यानी कि अनुपस्थिति को कम करेंगे? बिल्कुल, यही राइट आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रिड्यूसिंग द एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति को कम करना, यानी कि जहां आपको लगे कि वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी है तो जो एम्प्लॉय है वो कम से कम एब्सेंट होंगे, वो प्रेजेंट ज्यादा होने की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ एंड सेफ्टी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो एब्सेंटिज्म है एम्प्लॉय की वो कम से कम हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी कवर द वियरिंग द सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप? यानी कि वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है? यानी अगर आप सेफ्टी शूज पहनते हो वो किस तरह की सुरक्षा है? ऑप्शन आपके पास है, जनरल सेफ्टी है यानी कि सामान्य सुरक्षा है, या पर्सनल सेफ्टी है व्यक्तिगत सुरक्षा है, मशीन की सेफ्टी है या मशीन की सुरक्षा कह सकते हैं, या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है यानी कि व्यवसायिक सुरक्षा। अगर आप सेफ्टी शूज पहनते हो तो इसमें सुरक्षा किसकी होगी? पैरों की। और पैर किसके हैं? आपके हैं। तो ये किस में आएगा? पर्सनल सेफ्टी में आएगा। किसमें? व्यक्तिगत सुरक्षा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप शूज पहनते हो तो वो किस में आएंगे? हमारे पर्सनल सेफ्टी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन,
विच इज द ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हजार्ड, यानी कि व्यवसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। इन चार ऑप्शन में से बताना है इनमें से मैकेनिकल हजार्ड कौन सा है। पहला हमारा सिकनेस है, यानी कि एम्प्लॉय को कोई रोग है। करंट लीकेज है, यानी कि कोई वर्तमान रिसाव है। अनगार्डेड मशीनरी है, यानी कि मशीनरी पे आपने कोई गार्ड नहीं लगा रखा। रोंग लेआउट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का गलत लेआउट है। क्या पूछा गया है, मैकेनिकल हजार्ड, यानी कि इसमें मैकेनिकल की संभावना, यानी कि अनगार्डेड मशीनरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपकी मशीनरी अनगार्डेड है, आपने उसको कवर नहीं कर रखा, गार्ड नहीं लगा रखे हैं, तो ये संभावना रहती है कि उस मशीन का कोई पुर्जा, कोई पार्ट टूट कर जो उस पे वर्कर काम कर रहा है उसको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैकेनिकल हजार्ड में क्या आएगा, हमारी अनगार्डेड मशीनरी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज द बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक खतरा कौन सा है। इन चार ऑप्शनों में से बताना है इनमें से जैविक खतरा किससे हो सकता है। पहला है हमारा स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। बी ऑप्शन हमारी सिकनेस, यानी कोई रोग है। इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण है। पुअर डिसिप्लिन, यानी कि गरीब अनुशासन है। तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, आपकी बॉडी का रंग रेड हो सकता है, आपके कुछ दाने दाने हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, या आंखें खराब हो सकती है, रेड हो सकती है, यानी कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के पार्ट में हो सकता है। वो किसके कारण होगा, हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड के कारण होगा। जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, ये किस कैटेगरी में आता है, हमारा जैविक खतरे में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप किस पे टिक करोगे, सी पे टिक करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और आपके लाइक से कुछ नहीं जाता, लेकिन जो टीचर होता है उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर, यानी कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। फ्लेमेबल लिक्विड फायर का मतलब कोई भी लिक्विड है आपकी, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, उसमें आग लगी है, तो उस आग को बुझाने के लिए आप किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को ध्यान से पूरे सभी टाइप को अच्छे से करना चाहते हो, इसके लिए हमारे चैनल पर एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और अलग अलग टाइप के जो अग्निशामक होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और कहां कहां वो प्रयोग करते हैं, किस तरह की आग में उसका प्रयोग किया जाता है, पूरा डिटेल में समझाएगा ये वीडियो, आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। यहां पूछा गया है लिक्विड फायर के लिए हैलोजन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सीटीएस एक्सटिंग्विशर या वाटर एक्सटिंग्विशर। तो जो हमारी लिक्विड फायर है उसको बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर बुझाने वाला। यानी कि जो एक्सटिंग्विशर होता है इसमें हमारा कोई ना कोई पाउडर की फॉर्म में मटेरियल होता है, और वो जलती आग पे हम छिड़क देते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है लिक्विड के साथ वो कट जाता है और हमारी आग बुझ जाती है। तो जो भी फ्लेमेबल लिक्विड फायर होती है उसके लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो किस टाइप का होता है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन रिकमेंडेड टू हैंडल लोड विद द रफ सरफेसेज एंड पॉइंटेड प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको किस तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है जब आपको कोई भी रफ सरफेस के साथ हैंडल करना हो, या कोई ऐसा सरफेस है या ऐसा वेट है, लोड है वो उठाना हो जिसमें पॉइंटेड एंड हो, यानी कि नुकीले सिरे हो। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ये एक्चुअली ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है, उसके लिए आप पेपर ग्लव यूज करोगे, यानी कि कागज के दस्ताने यूज करोगे। रबड़ ग्लव यानी रबड़ के दस्ताने यूज करोगे। लेदर ग्लव यानी कि चमड़े के दस्ताने यूज करोगे, या पॉलीथीन के दस्ताने यूज करोगे। तो जिस भी सरफेस के नुकीले सिरे होंगे तो उसके लिए आप कौन सा दस्ताने यूज करोगे। देखो पेपर के ग्लव्स है वो फट जाएंगे, रबर के भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, और पॉलीथीन के भी आपके उसमें से सुराग हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेदर ग्लव यूज करेंगे, चमड़े के दस्ताने यूज करेंगे। अगर आपका जो मटेरियल है जिसको आपने हैंडल करना है, उस लोड को हैंडल करना जिसके सरफेस क्या है, रफ है, और उसके सिरे क्या नुकीले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेदर ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, विच इज द टॉक्सिक इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, यानी कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। इन चार ऑप्शन में से आपने बताना इनमें से टॉक्सिक पदार्थ कौन सा है। ओल्ड बियरिंग, पेपर रैपर यानी कि कागज का कोई रैपर है, यूज्ड लुब्रिकेंट, ओल्ड वाशर, बोल्ट एंड नट।
तो आप इनमें से देख सकते हैं जो हमारा टॉक्सिक होता है वो कौन सा होता है, यूज्ड लुब्रिकेंट, यानी कि जो स्नेक इस्तेमाल हो चुका है वो कैसा हो सकता है, हमारा टॉक्सिक हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी, यूज्ड लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, मोर हार्मफुल इन प्लेस ऑफ हार्मफुल, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ज्यादा हार्मफुल है इन चार ऑप्शन में से ह्यूमन के स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो मनुष्य के लिए, मानव के स्वास्थ्य से जो ज्यादा खतरनाक है वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, जिसको हम CO भी कह सकते हैं, CO। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो सबसे हार्मफुल गैस है वो कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्वास्थ्य को हमारे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th, विच गैस इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा 10th क्वेश्चन है उसी की तरह, लेकिन ऑप्शन एक दो अलग है। ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे जहरीली गैस होती है मानव के स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बोर्न डस्ट इन द वर्कशॉप, यानी कि कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होगा। यानी कि अगर आपके एनवायरनमेंट में, वर्कशॉप के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा धूल है तो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको डायरिया हो सकता है, डायरिया यानी कि दस्त हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, निर्जलीकरण हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में तकलीफ, या राइज इन द ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में वृद्धि। तो आप ये खुद देख सकते हो, अगर आपकी एयर में जहां आप सांस लेते हो या कोई एम्प्लॉय सांस लेता है, वर्कर सांस लेता है, अगर वहां बहुत डस्ट पार्टिकल है तो क्या नुकसान हो सकता है, दस्त तो नहीं लगेंगे, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, तो पानी की कमी में होता है थ्रोट इन्फेक्शन, या सांस लेने में तकलीफ होगी, आपके गले में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी अगर वहां पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, जो आपकी वर्कशॉप है या कहीं भी जो टॉक्सिक वेस्ट है, विषाक्त अपशिष्ट है, उसको हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है वाटर वॉश, यानी पानी से आप धो दोगे, बिल्कुल भी नहीं, पानी से अगर धोगे तो वो और ज्यादा फैल जाएगा। इंसिनरेटर्स, इंसिनरेटर क्या होता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल को आग में जला दिया जाता है, तो इसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। कंप्रेस्ड एयर, संपीड़ित हवा, इसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। 4th ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर, यस ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करेंगे। इससे वो फैलेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से साफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा उपकरण का नाम बताओ। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है सुरक्षा उपकरण का नाम बताना है, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आंखों पे करते हैं। तो आप पिक्चर को देख के समझ भी गए होंगे क्या है हमारा, ये गूगल है, चश्मा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। गूगल्स हैं ये हम जब मशीन पे काम करते हैं या वेल्डिंग करते हैं ताकि कोई भी चीज आंख में ना चले जाए, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हैंड ग्लव इसका आंसर नहीं था, हैंड स्क्रीन भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। एक्चुअली ये क्या, किस चीज की पिक्चर है, गूगल्स की पिक्चर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15th क्वेश्चन, विच डिस्टेंस इज नोन एज व्हील बेस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के व्हील बेस का जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर किया जाता है, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। देखो ये पिक्चर है हमारे पास, ये फ्रंट व्हील है, ये रियर व्हील है। तो इसमें जो व्हील बेस है वो एक्चुअली क्या होगा, इस व्हील के सेंटर से लेकर इस व्हील के सेंटर तक जो ये डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, व्हील बेस कहते हैं। ये हमारे फ्रंट व्हील है, ये हमारे रियर व्हील है। तो ऑप्शन में देख लो जो भी दिया होगा, इस फ्रंट व्हील से के सेंटर से रियर व्हील के सेंटर का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, हमारा व्हील बेस कहलाएगा। तो पहली ऑप्शन है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील के दोनों व्हील का जो डिस्टेंस है वो दूरी बिल्कुल भी नहीं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रियर व्हील, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, जो ये कहना चाहता है कि इनके बीच का डिस्टेंस, बिल्कुल भी नहीं, ये व्हील बेस नहीं है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हमारा व्हील बेस होता है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है फ्रंट और रियर व्हील के, तो ये जो डिस्टेंस हमारा ये व्हील बेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो 4th ऑप्शन है वो देखने की जरूरत नहीं रही, एंड टू एंड डिस्टेंस
ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील, तो ये आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन। शरीर के किस हिस्से में गहरा खून बह रहा है इसे गंभीर माना जाएगा या पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि आपकी बॉडी से या कोई भी वर्कर है उसकी बॉडी से किस पार्ट से खून बह रहा है जिसको हम ये मानेंगे कि बहुत ही सीरियस केस है। तो कौन से पार्ट को मानेंगे वो देख लेते हैं। लेग ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के पैर में मानेंगे। नी ऑफ द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के घुटने से अगर खून बहता है। रिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की कलाई से, या थाई ऑफ द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की जांघ से। तो जो सबसे सीरियस केस होता है वो होता है रिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर मानव शरीर की कलाई से खून बहता है तो ये क्या माना जाता है, हमारा प्रोफेशनल अटेंशन की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ये ज्यादा खतरनाक होता है अगर आपकी कलाई से खून बहता है, क्योंकि इसमें नस कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं और मनुष्य से मर भी सकता है, तो इसलिए अटेंशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन है, हाउ द ट्रीट बर्न एंड स्कोल्ड्स। स्कोल्ड्स क्या होता है, कोई भी, देखो बर्न का मतलब होता है जलना और स्कोल्ड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड पदार्थ से जलना। तो जले हुए का इलाज हम कैसे करेंगे। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ब्लो हॉट एयर ऑन द बर्न्ट हैंड, यानी कि जले हुए पे गर्म हवा फेंकोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका हाथ पहले ही जला हुआ और उस पर गर्म हवा डालोगे तो वो ज्यादा सीरियस केस हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ब्लो कूल एयर ऑन द बर्न्ट हैंड, जले हुए हाथ पर ठंडी हवा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। कवरिंग विद वाटर, पानी से ढक देंगे, यस। जहां से आपका पार्ट जला हुआ है बॉडी पार्ट, उसको क्या करेंगे, वाटर से उसको कवर कर देंगे, जिससे आपको तुरंत आराम आना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारी कवर्ड हॉट वाटर टू बर्न, जले हुए हाथ पर गर्म पानी से ढकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर से उसको ढक देंगे जहां भी आपकी जला हुआ है जो पार्ट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा क्या है। जब भी कोई केस होता है, आग लगती है या कोई भी इंजर्ड होता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट एड की जरूरत महसूस करते हैं। तो ये फर्स्ट एड एक्चुअल में है क्या। इट इज द इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, बिल्कुल भी नहीं। इट इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये एक इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ इतना उपचार कर सकती है कि आप डॉक्टर तक पहुंच जाओ और आपका जो खून वगैरह बह रहा है वो रुक जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगली ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज द इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, बिल्कुल नहीं। गहन चिकित्सा उपचार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक फर्स्ट एड है, स्टार्टिंग जो प्राथमिक उपचार है। इट इज द रूल ऑफ असेसिंग द ट्रीटमेंट, उपचार आकलन करने का नियम है, ये भी बिल्कुल नहीं है। ये क्या हमारी एक इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। तो इसका आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ एन इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर। यानी कि किसी को बिजली का झटका लगा हुआ है और जो पीड़ित है वो अभी उसी तार से, उसी कंडक्टर से चिपका हुआ है, उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे। पहली ऑप्शन है मेक श्योर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, यानी सुनिश्चित करेंगे कि बिजली बंद है। कवर ऑल बर्न विद द ड्राई लूज ड्रेसिंग, यानी कि एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले को कवर करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे वो पूछा गया। प्लेस द विक्टिम ऑन द वन साइड विद द हेड डाउन, पीड़ित को सिर का नीचे करके एक साइड लिटा दोगे। आस्क अ बायस्टैंडर टू हेल्प यू टू रिमूव द विक्टिम, या आपके पास कोई खड़ा है आपके साथ में, उसकी मदद से आप उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे, मूव करने की कोशिश करोगे जो पीड़ित है। तो इसमें सबसे आसान क्या रहेगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे, मेक श्योर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, यानी आप सुनिश्चित करोगे जो बिजली है वो कटी हुई है। अगर कटी नहीं हुई तो आप उसको क्या कर दोगे, कट डाउन कर दोगे, तार को हटा दोगे। तो सबसे पहले काम यही करोगे आप। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स लिक्विफाइड गैसेज। अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये भाई फायर की अलग अलग क्लासेज होती हैं। जो अलग अलग क्लास होती है फायर की, फायर क्या होती है और इसकी क्लासेज कैसी, यानी कैसे उसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वो वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको जो सभी क्लास है समझ में आ जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है लिक्विफाइड गैसेज किस क्लास में आती हैं। तो जो गैसेज होती हैं वो क्लास सी में आती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास सी। क्लास ए में हमारे सॉलिड आते हैं, क्लास बी में हमारे लिक्विड आते हैं, और जो गैसेज आती है हमारी क्लास सी में आती हैं। जो मेटल फायर है वो क्लास डी में आती है। 21 20 क्वेश्चन हमने कर लिए।
तो 21 क्वेश्चन है, 21वां जो क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर स्टेबल फॉर क्लास सी फायर, वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। जो फायर की क्लासेज हैं और फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इस पे हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसको आपको डिटेल में समझना तो वीडियो जरूर देख लें। तो क्लास सी फायर में क्या आता है हमारा, क्लास सी फायर में होती है हमारी गैसेज। अगर किसी भी गैसेज में आग लगी है जो फ्लेमेबल गैसेज है, ज्वलनशील गैसेज है, तो उसके लिए हम किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। ऑप्शन हमारे पास है फोम फील्ड एक्सटिंग्विशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारी जो गैसेज है अगर उनमें आग लगी है जिसको हम क्लास सी में रखते हैं, उस तरह की आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा सूखा पाउडर भरा होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, विच फैक्टर आइसोलेट द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। इसमें कहा गया कहीं पे किसी मानव बॉडी में आग लग जाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देते हो, यानी उसके ऊपर आप कंबल डाल देते हो, कोई कपड़ा डाल देते हो, तो वो जो आग लगी है उसको ऑक्सीजन से क्या चीज अलग करती है। पहला है कूलिंग यानी कि शीतलक, स्टार्विंग, मिस फायरिंग या स्मूथरिंग। तो इसमें क्या होता है, जब आग लगी है उसके आपने ब्लैंकेट डाल दिया तो वो आग हमारी बुझ जाती है। कौन सी प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं स्मूथरिंग। क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इससे जो हमारा आग का कॉन्टैक्ट है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एयर के साथ कट जाता है, जिससे हमारी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा फैक्टर है जो आइसोलेट करता हमारे ऑक्सीजन को फायर से दूर कर देता है, आइसोलेट कर देता है। तो क्या होगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा, स्मूथरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व वुड, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल होती है। अभी हमने बात करी थी कि आग के भी अलग अलग क्लासेज होती हैं, तो इसमें पूछा गया जो वुड होती है वो कौन सी क्लास में रखी जाती है, क्लास ए फायर में, क्लास बी फायर में, क्लास सी फायर में या क्लास डी फायर में। तो जो हमारी वुड है ये हमारी क्या है, सॉलिड है। क्या है, हमारी सॉलिड मटेरियल है, ठोस पदार्थ है, इसमें आग लग सकती है। तो जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं, सॉलिड होते हैं और जिनमें आग लग सकती है उनको हम क्लास ए फायर में रखते हैं। किस में रखते हैं, क्लास ए फायर में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्लास बी में हम रखते हैं हमारे लिक्विड को, सी में रखते हैं हमारे गैसेज को और डी में रखते हैं जो फ्लेमेबल मेटल है उसको रखते हैं। तो वुड के लिए हम क्या रखेंगे, क्लास ए फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज्ड, अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। यानी कि जो वेस्ट होता है, जो तेल हमारा वेस्ट हो जाता है उसको हम डिस्पोज कैसे करते हैं। ऑप्शन एक है हमारी फर्स्ट जो ऑप्शन है, हैंड ओवर बैक टू द कस्टमर, ग्राहक को वापस सौंप देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। थ्रो द रिमूवल ऑयल इन द ड्रेन, हटाए गए तेल को नाली में फेंक देते हैं, नाली में नहीं फेंकते, इससे और पोल्यूशन बढ़ेगा। कीप इन स्मॉल कंटेनर इन द रिमोट कॉर्नर, दूर दराज के कोनों में छोटे कंटेनर में रखते हैं, नहीं रख के हम क्या करेंगे, कोलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर। यस, हम क्या करेंगे, उस जो वेस्ट ऑयल को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे किसी भी कंटेनर में और उसको किसको दे देंगे, जो भी रजिस्टर्ड वेंडर होगा, जो वेंडर इस तरह के काम करता है ऑयल को खरीदने के। तो हिंदी में अगर बात करें तो अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिएंगे, उसमें हम डाल लेंगे तेल को और विक्रेताओं को, पंजीकृत जो भी विक्रेता है उसको दे देंगे निपटान करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन को प्रभावित किए बिना हम एनर्जी का जो वेस्टेज है वो कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग करके, मोडिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संशोधन करके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण करके, या मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का हेर फेर करके। तो आपने जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको मिनिमाइज करना, कम से कम वेस्ट करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, Which type of energy reduce consumption by replacing old bulb with the new LED? नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है। आपने देखा होगा कि पहले घरों में भी हम क्या यूज करते थे, बल्ब यूज करते थे, उनकी जगह अब यूज करने लगे हम LED, तो जिससे हमारी एनर्जी की जो खपत है वो कम होती है। तो ये किस प्रकार की एनर्जी कम हुई है,
इसमें क्या हो गया हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी, मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी एक तरह से हमारा ऊर्जा का संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम बल्ब की जगह एलईडी का प्रयोग करके भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो वेस्टेज है एनर्जी की उसको कम से कम कर रहे हैं। तो इसका ऊर्जा का संरक्षण हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां 27वां क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी? ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? इनमें से बताना आपने, 4 ऑप्शन दी गई हैं। पहला, स्टॉपिंग द लीकेज, रिसाव को रोककर, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज या रिप्लेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेज, यानी कि जो आपके घर में अप्लायंसेज है उनको रिप्लेस करके, या लैप्स इन हाउस कीपिंग, घर में रखने में चूक। तो जो मेजर एनर्जी कंजर्वेशन है उसकी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। जो आपकी ओल्ड मशीनरी है जो बहुत ज्यादा एनर्जी बिजली का उपयोग करती है, खपत जिसमें बिजली की बहुत ज्यादा होती है, उसकी जगह अगर आप नई मशीनरी ले आते हो तो जो आपकी खपत है एनर्जी की वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछा गया था कि विच इज द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी? संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है? तो वो है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, पुरानी मशीनरी को बदल के नहीं ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कम अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी? अगर हम ओल्ड मशीनरी को बदलते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो ये ऊर्जा संरक्षण का कौन सा मेथड होगा? तो यहां ऑप्शन दी गई है, माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी या वेरी माइनर। देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर ओल्ड मशीनरी को हम बदल के नई मशीनरी ले आते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा, बहुत ज्यादा मात्रा में हम बिजली खपत को बचा सकते हैं। तो ये एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। क्या ये मेजर अपॉर्चुनिटी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण का अवसर है। तो हमेशा हमें अपनी मशीनें हैं जो अपग्रेड करते रहना चाहिए जिससे हमारी बिजली खपत बहुत कम हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज पॉइंट? यानी किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है? इसमें भी आपने यही बताना है कि अगर आप कोई आपकी वाटर लीकेज है तो आप किस तरह की एनर्जी को बचा रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में या मीडियम मात्रा में उसको बचा रहे हो, आपने यही बताना है। तो अगर आप इसमें करते हो तो ये कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, लघु ऊर्जा संरक्षण का अवसर है। अगर आप कोई छोटी मोटी लीकेज उसको रोकते हो तो किसमें आएगा, ये लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगले ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है। जो मेजर एनर्जी कंजर्वेशन है इसमें हमारी ओल्ड मशीनरी को रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो आता है, मीडियम में कोई और चीज होती होगी, एक्स्ट्रा मेजर में दूसरी चीजें होंगी। तो ये हमारी ऑप्शंस नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वाटर लीकेज पॉइंट को हम रोकते हैं तो माइनर एनर्जी, हम कम एनर्जी को बचा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, विच इज द मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी? मध्यम ऊर्जा संरक्षण का अवसर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है। इनमें से अगर कोई ऑप्शन हम करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं इसमें? तो क्या क्या है, हाउस कीपिंग, स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज, रिनोवेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेज। अब देखो हाउस कीपिंग, घर का रख रखाव, इसमें एनर्जी सेव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा स्टॉपिंग ऑफ लीकेज, वाटर लीकेज, इसके हमारा किस में आता था, ये माइनर में आता था। रिनोवेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, पुराने भवन का नवीनीकरण, इसमें ऊर्जा का कोई ज्यादा यूज नहीं है, आप अपने लिए करते हो घर का नवीनीकरण। लास्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेज, यानी अगर आपके घर में जो उपकरण है पहले से उनको बदलते हो, नए लेके आते हो, तो ये भी एनर्जी संरक्षण का एक उपाय है और जो किस कैटेगरी में आता है, मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी में आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। देखो आपके सामने ये क्या है, वर्नियर कैलिपर है, इसमें आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स पार्ट है यहाँ दिया गया है, ये एक्स पार्ट, इसका नाम आपने बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है, पहली ऑप्शन है बीम यानी कि किरण, फिक्स्ड जा निश्चित जबड़ा, वर्नियर स्केल या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो ये जो पार्ट होता है वर्नियर कैलिपर का, इस पार्ट को हम बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, गहराई मापने वाला ब्लेड। इससे हम गहराई मापते हैं किसी भी
जंग है कि या किसी भी जो पार्ट है, कोई बॉडी पार्ट है, मशीन का पार्ट है, तो उसकी अगर आप डेप्थ मापनी है, गहराई मापनी है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये आपके पास क्या है? डेप्थ गेज है। डेप्थ गेज में ये जो एक्स है, ये जो पार्ट है, यहाँ जो एक्स लिखा गया, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है कैप यानी कि टोपी, बी है लॉक यानी कि ताला, सी है स्ट्रोक, या ग्रेजुएटेड स्लीव। तो जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो कैप है हमारी ये होती है, ये कैप है। अगर स्ट्रोक की बात करें तो ये हमारा स्ट्रोक होता है, और ग्रेजुएटेड स्लीव की बात करें तो ये हमारी ग्रेजुएटेड स्लीव होती है। लेकिन हमसे पूछा गया था एक्स पार्ट का, तो ये जो पार्ट है हमारा यहां पर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट की, तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉक कहेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? सॉरी, क्या इसमें माइक्रोमीटर है? माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या होगी? यहाँ पर लिस्ट काउंट पूछा गया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं लिस्ट काउंट आखिर होता क्या है। लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो वैल्यू होती है, वो कम से कम वैल्यू होती है जिसकी वो मेजरमेंट कर सकता है। जो कम से कम मेजरमेंट की जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट से, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। तो यहाँ लिस्ट काउंट किसका पूछा गया है? आउटसाइड माइक्रोमीटर का। और किस फॉर्म में? मीट्रिक में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.01 mm। ये याद रखना है, लिस्ट काउंट आपको सबके याद होने चाहिए, वर्नियर कैलिपर का भी, माइक्रोमीटर का भी, डेप्थ गेज का भी। यहाँ पूछा गया आउटसाइड माइक्रोमीटर का, तो वो क्या हो जाएगा? 0.01 mm। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, ना सी में आ सकता ना डी में आ सकता। तो जो हमारा लिस्ट काउंट होता है किसके लिए? आउटसाइड माइक्रोमीटर के 0.01 होता है मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेस इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर? कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? यह आपके सामने जो माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसका चित्र दिया गया है। इसमें आपने बताना ये कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म प्रेशर डालता है। जब भी आप यहाँ पर कोई भी पार्ट डालते हो मेजर करने के लिए, इन दोनों के बीच में डालते हो, तो कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म प्रेशर डालता है इसके ऊपर? ऑप्शन आपके पास है बैरल, स्पिंडल यानी दुर्रा, थिम्बल यानी कि नोक, या रैचेट स्टोक। तो जो यूनिफॉर्म प्रेशर डालता है वो डालता है ये वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रैचेट स्टोक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब भी जिस भी पार्ट का हमने डायमीटर मापना होता है, यहाँ डालते हैं इनके दोनों के बीच में, और पीछे से इसको घुमाते हैं, इसको स्टॉपर को। जब ये फ्री हो जाए घूमना, मतलब जाके वहां प्रेशर पूरा डाल देगा, और ये जब आपको घुमाओगे तो फ्री घूमेगा और एक आवाज सी आएगी, तो इसका मतलब उस पर हमने यूनिफॉर्म प्रेशर डाल दिया है। क्योंकि अगर ज्यादा टाइट कर देंगे तो वो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो ये यूनिफॉर्म प्रेशर डालता है, और उस प्रेशर डालने के बाद ये क्या हो जाता है? फ्री सा हो जाता है, घूमता जरूर है, एक आवाज सी निकालता है। तो ये हमारा क्या होगा? रैचेट स्टोक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। विच इज द फिक्स्ड मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा? यानी आपने बताना है कि फिक्स पार्ट कौन सा होता है माइक्रोमीटर में, जो पार्ट फिक्स रहता है। एनविल यानी कि निहाई, बैरल, स्पिंडल या थिम्बल। तो जो यहाँ पर ये पार्ट दिया गया है ये कौन सा है? ये वाला फिक्स रहता है। ये जो पार्ट है ये क्या रहता है? फिक्स रहता है। इस पार्ट का नाम क्या है? एनविल। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? एनविल। जो फिक्स मेजरिंग फेस होता है माइक्रोमीटर का वो क्या होता है? एनविल, जिसको हिंदी में निहाई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। तो यहाँ से आप बाकी पार्ट भी देख सकते हो माइक्रोमीटर के, आपने एक्चुअल में इसको देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द कैम शाफ्ट जर्नल? कैम शाफ्ट, यहाँ पत्रिका गलत लिखा गया है, जर्नल होती है, उसको यूज करते हैं हम कैम शाफ्ट में। के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कैम शाफ्ट जर्नल का जो डायमीटर है, व्यास है, उसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं मापने के लिए? डेप्थ माइक्रोमीटर का? बिल्कुल भी नहीं। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का? बिल्कुल भी नहीं। या आप करते हो इनसाइड माइक्रोमीटर का? इसका भी नहीं। आउटसाइड माइक्रोमीटर का? यस। जो आप कैम शाफ्ट जर्नल का डायमीटर मापते हो, किससे मापते हो? आउटसाइड डायमीटर से, जिसका पिक्चर आपने अभी पीछे देखी भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 37th। विच मटेरियल यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल, बाहर के किलोमीटर एविल के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। अभी अभी आपने ये डायग्राम देखा था जिसमें एनविल था हमारा, तो आपने ये बताना है जो एनविल है ये, इसके लिए आप किस मेटल का प्रयोग करते हो उसको बनाने के लिए, ब्रास, ब्रोंज, कार्बन या कार्बाइड। तो जो एनविल होता है माइक्रोमीटर में वो बना होता है कार्बाइड का। किसका बना होता है, कार्बाइड का बना होता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रास भी नहीं हो सकता, ब्रोंज भी नहीं हो सकता, कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, कार्बाइड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। तो आपके पास ये माइक्रोमीटर ही है, इसमें जो ये पार्ट है जिसको एक्स नाम दिया गया इसका नाम बताना है। तो ये एनविल है, बिल्कुल भी नहीं। आपने पीछे डायग्राम में सभी पार्टों के नाम देख भी लिए होंगे। एनविल हमारा यहाँ होता है। बी ऑप्शन है फ्रेम यानी कि ढांचा, यस यही हमारा आंसर है। जो ये एक्स पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। स्पिंडल ये भी आंसर नहीं होगा, स्पिंडल हमारा इधर है। थिम्बल, थिम्बल भी हमारा आंसर नहीं होगा, थिम्बल हमारा यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेम यानी कि ढांचा, तो बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। एनविल, फ्रेम, स्पिंडल या थिम्बल। तो अभी अभी हमने बताया था जो ये पार्ट होता है जो फिक्स भी होता है इस माइक्रोमीटर में, इसको क्या कहते हैं, हम एनविल कहते हैं, हिंदी में निहाई बोलते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 40th क्वेश्चन। हाउ मेनी इक्वल थिम्बल डिवीजन आर मेड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो थिम्बल होता है उसकी कितनी डिवीजन होती है, 30 डिवीजन, 40 डिवीजन या 50 डिवीजन या 60 डिवीजन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिवीजन। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें जो टोटल थिम्बल डिवीजन होती है कितनी होती है, 50 होती है। मैं आपको ये डायग्राम में दिखा भी देता हूं किसकी हम बात कर रहे हैं। देखो ये है हमारा थिम्बल, यहाँ पर इस थिम्बल में डिवीजन 35, 30, 25 ये लिखी होंगी ना, यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो टोटल डिवीजन होती है कितनी होती है, 50 होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 50 डिवीजन। तो ये किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 41 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो थिम्बल डिवीजन होती है उसमें एक डिवीजन की जो वैल्यू वो क्या रहेगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था थिम्बल डिवीजन टोटल पूछी गई थी, अब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन आपके पास है 0.05 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर या 0.03 मिलीमीटर। तो जो आपकी टोटल डिवीजन होती है वो होती है 50 और एक डिवीजन में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.01 मिलीमीटर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, तो आप बी पे टिक करोगे। तो जो थिम्बल डिवीजन होती है उसमें एक थिम्बल डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.01 मिलीमीटर। और ये माइक्रोमीटर का जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट भी है। ये वो मिनिमम डायमेंशन है, मिनिमम मेजरमेंट है जो एक माइक्रोमीटर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दिया गया है इसका आपने नाम बताना है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है डेप्थ गेज यानी कि गहराई गेज, बोर डायल गेज या टेलीस्कोपिक गेज या वर्नियर गेज। तो जो आपके सामने ये पिक्चर दिखाई दे रही है ये है हमारा बोर डायल गेज। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, बोर डायल गेज। जो बोर डायल गेज है ये एक्चुअली कहाँ यूज होता है, इसका यूज हम करते हैं जो आपका इंजन होता है, इंजन में बोर डायमीटर को मेजर करने के लिए, इंजन का जो बोर होता है उसका डायमीटर कितना, उसको उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं बोर डायल गेज का। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एज एक्स, जो ये आपका बोर डायल गेज है इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, नाम होते हैं उसके। तो जो ये एक्स लिखा गया यहाँ पर इस पार्ट का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है स्पिंडल, प्लंजर, सेंटरिंग शूज या फिक्स्ड एनविल इंसर्ट। तो जो ये पार्ट आपको दिखाया गया है यहाँ पर जिसको हमने नाम दे दिया एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेंटरिंग शूज। क्या होता है, सेंटरिंग शूज। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। काम क्या होता है इसका, सेंटर सेट करना। तो इसको हम सेंटर सेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेंटरिंग शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
44 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एज मार्क्ड एज एक्स। तो अब वही पिक्चर है बोर डायल गेज की, यहां पर ये पूछा गया है, ये जो एक्स लिखा गया है जिस पार्ट का नाम, इसका नाम आपने बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है स्पिंडल, प्लंजर, फिक्स्ड एनविल इंसर्ट या सेंटरिंग शूज। तो सेंटरिंग शूज तो होगा नहीं क्योंकि तो हम कर चुके हैं, ये होता है हमारा सेंटरिंग शूज। तो ये जो एक्स नाम दिया गया है जिस पार्ट को, इसको बोलते हैं प्लंजर। क्या बोलते हैं? प्लंजर। ये ऊपर नीचे मूव करता है, इसी से हमारा जो डायल है वो मूव करता है और रीडिंग देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा प्लंजर। जो ये ऊपर दिखाया गया, ऊपर से ये एक्स नाम दिया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है हमारा? प्लंजर। तो आप आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एस। ये भी बोर डायल गेज है। अब आपको इस जो ये पार्ट है इस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है स्टेम, प्लंजर, फिक्स्ड एनविल इंसर्ट या सेंटरिंग शूज। तो सेंटरिंग शूज हम कर चुके हैं, ये तो नहीं होगा। सेंटरिंग शूज हमारा यहाँ होता है इस जगह पर, और जो प्लंजर होता है यहाँ पर होता है, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगी। तो जो हमारा ये पार्ट है एक्स जिसका नाम रखा है इसने, उसको हम बोलते हैं स्टेम यानी कि तना। इसको बोलते हैं स्टेम यानी कि तना। तो ये बोर डायल गेज का तना होता है, यहां से लेकर यहां तक, इसको स्टेम बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे तना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो उसको मार्क कर दोगे, ए पे आप टिक कर दोगे। उम्मीद आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 विच पार्ट एक्चुएट द मूवमेंट ऑफ अ डायल फॉर रीडिंग द मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज। यानी डायल बोर गेज में रीडिंग लेने के लिए वो कौन सा पार्ट है जो एक्चुएट करता है इसकी मूवमेंट को। जो यहाँ से जो मेजरमेंट आती है हमारी डायल बोर गेज की, जो डायमीटर मेजर करते हैं उसकी मेजरमेंट इस पार्ट से ली जाती है। तो ये जो मूवमेंट है किस पर डिपेंड करती है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास है स्टेम, प्लंजर, फिक्स्ड एनविल या सेंटरिंग शूज। तो ये अलग अलग पार्ट के नाम है हमारे जो डायल बोर गेज के। तो जो डायल की मूवमेंट है यहाँ पर जहां से रीडिंग लेते हैं, ये मूवमेंट डिपेंड करती है हमारे प्लंजर पर। किस पर डिपेंड करती है? प्लंजर पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये हमारा प्लंजर है, ये हमने पिछले डायग्राम में किया था। तो ये प्लंजर जब मूव करता है ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगा, जितना भी इंजन के बोर का डायमीटर होगा उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे मूव करेगा, और यहाँ से जो रीडिंग है ये हमारी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करके रीडिंग बता देगी। तो जो मूवमेंट है डायल की वो किस पे डिपेंड करती है? प्लंजर पे डिपेंड करती है। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट। तो इसमें पूछा गया है जो टेलीस्कोपिक गेज की मेजरमेंट है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रीड की जाती है या मापी जाती है। ऑप्शन आपके पास है डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, यहाँ पर ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, माइक्रोमीटर होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर या 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। तो जो टेलीस्कोपिक गेज की मेजरमेंट होती है वो की जाती है हमारी आउटसाइड माइक्रोमीटर से। किससे की जाती है? आउटसाइड माइक्रोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन काफी हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट आपको सामने होता है और उसके पार्ट का नाम आपसे पूछा जाता है। तो ये भी हमारा एक प्रेशर गेज है, प्रेशर डायल गेज कह सकते हैं। तो इसमें भी जो एक्स यहाँ नाम लिखा गया है इस पार्ट का नाम आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है एनविल, स्टेम, प्लंजर या पॉइंटर। तो इसमें जो ये पार्ट होता है ये क्या होता है? हमारा प्लंजर होता है, इसको हम प्लंजर बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जो इसकी मूवमेंट है ये ऊपर नीचे होती है, इसी की मूवमेंट पर ये हमारा डायल की मूवमेंट भी, यानी कि ये मेजरमेंट इसी के कारण देता है। जब ये मूवमेंट ऊपर नीचे होती है तो हमारा डायल क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है और रीडिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें भी जो एक्स ये पार्ट का नाम दिया गया है, इस पार्ट का आपने नाम बताना। ऑप्शन आपके पास है एनविल, क्लैम्प, प्लंजर या स्टेम। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्लैम्प। क्या बोलते हैं? क्लैम्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम बी पे टिक करेंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट की एंड प्ले, जब प्ले उसमें आ जाती है वो फ्रिक्शन के जब वो घिसकर एंड प्ले उसमें आनी शुरू हो जाती है क्रैंकशाफ्ट में, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक की जाती है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है डायल टेस्ट इंडिकेटर, टेलीस्कोपिक गेज, बोर डायल गेज या स्लिप गेज।
तो जो एंड प्ले है क्रैंकशाफ्ट की, उसको चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ए पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? गेज का नाम क्या है? जो आपके सामने ये पिक्चर है, इस गेज का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है फीलर गेज, स्नैप गेज, टेलीस्कोपिक गेज या प्लग गेज। तो ये जो आपको सामने चित्र है, इस चित्र को हम बोलते हैं फीलर गेज। ये किसका डायग्राम है? फीलर गेज का। और फीलर गेज का जो यूज है वो किस लिए करते हैं? जो दो मेटिंग पार्ट होते हैं, जो मिले हुए दो पार्ट होते हैं, उनके बीच के गैप को फाइंड आउट करने के लिए, वो गैप कितना है, तो उसके लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। वो इस तरह से दिखते हैं, पत्ती की तरह होते हैं, ये स्टील की पत्तियां होती हैं, और ये दो मेटिंग पार्ट के बीच में डाल के हम इसकी रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और यहाँ पर उनके साइज लिखे होते हैं। तो ये फीलर गेज का उपयोग है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फीलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी मेजर्ड बाय द फीलर गेज? फीलर गेज के द्वारा क्या मापा जाता है, क्या मेजरमेंट की जाती है? ऑप्शन आपके पास है रेडियस, स्क्रू पिच, सरफेस रफनेस या गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। अभी अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, जो फीलर गेज है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट को चेक करने के लिए। जो दो मेटिंग पार्ट है, मान लिया आपके पास ऐसे दो पार्ट है और मिले हुए हैं, इनके बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। वो पत्ती डालकर देखते हैं इसमें, और पत्ती पे साइज लिखा होता है, जो पत्ती इसमें आसानी से चली जाती है वही इनके बीच में गैप होगा, उतना ही क्या होगा? गैप होगा उन दो मेटिंग पार्ट के। तो फीलर गेज का उपयोग क्या होता है? ये फाइंड आउट करता है गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट, दो भागों के बीच के गैप को फाइंड आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द रफ सरफेस? जो आपके रफ सरफेस होते हैं, खुरदरी सतह होती हैं, उसको मार्क करने के लिए किस प्रकार के मीडिया का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, जब आप वर्कशॉप में काम करते हो किसी भी सरफेस पर, तो उसको मार्क करने के लिए एक मीडिया का प्रयोग किया जाता है। वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ऑप्शन में भी दिए गए हैं, व्हाइट वाश होता है, पर्शियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है, सेलुलोज लैक्योर होता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया रफ सरफेस के बारे में, जो खुरदरी सतह होती है उसको मार्क करने के लिए किस मीडिया का प्रयोग किया जाता है? तो खुरदरी जो सतह होती है उसको मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं व्हाइट वाश का। इसका यूज करते हैं व्हाइट वाश का, यानी कि जो आपकी स्पेदी होती है, स्पेद, उसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड टू मार्क द फिनिश्ड सरफेस? जो आपके फिनिश सरफेस होते हैं, समाप्त सतह, यानी जो आप पूरे पार्ट की फिनिशिंग कर चुके हैं, उसके ऊपर आपने मार्क करना है, कोई चीज मार्क करनी है, अंकन करना है, तो उसके लिए चिन्हित करने के लिए किस मीडिया का प्रयोग किया जाता है वो पूछा गया। ऑप्शन हमारी वही है, व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लैक्योर। तो फिनिश सरफेसेस पे मार्किंग के लिए हम यूज करते हैं पर्शियन ब्लू का। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हल्का नीला भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 55। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? यानी ये चार आपके पास ऑप्शन है, इनमें से एक जो मार्किंग मीडिया वो जहरीला होता है, उसको हम हाथ से नहीं छूते हैं, वो खतरनाक होता है, तो वो बताना है। ऑप्शन वही है हमारे पास, व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लैक्योर। तो हमारा जो पॉइजनस मार्किंग मीडिया होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। इसका यूज इसीलिए हम कम करते हैं क्योंकि ये जहरीला होता है, और अगर इसका प्रयोग करते भी हैं तो इसको हाथ से नहीं छूते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? जहरीला होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? आपको पिक्चर में दिखाया गया है, एक उपकरण है, आपने इस उपकरण का नाम बताना है, ये है क्या? ऑप्शन आपके पास है सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक या पैरेलल ब्लॉक। तो जो डायग्राम दिखाया गया है ये हमारा क्या है? सरफेस प्लेट का डायग्राम है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस प्लेट। ए पर हम टिक कर देंगे। जो सरफेस प्लेट है इसका उपयोग किस लिए करते हैं? जब आप कोई प्रोडक्ट या कोई पार्ट बना लेते हो, फिनिशिंग कर लेते हो उसकी, तो इस पे रखकर, इस प्लेट पे रखकर उसकी जो स्मूथनेस है, फ्लैटनेस है, या आप कह सकते हैं कि उसकी जो वो एकदम से फ्लैट है कि नहीं है, तो फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या हमारी सरफेस प्लेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट? एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो लेंथ की, यानी लेंथ का मतलब लंबाई है, उसकी मूल इकाई क्या होगी? ऑप्शन आपके पास है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर।
जो लंबाई है उसको मापने के लिए हम इन सभी यूनिटों का प्रयोग करते हैं, 4 की 4 यूनिट हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी होती है मीटर। आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर स्टील रूल। इंजीनियर स्टील नियम का सबसे कम गिनती क्या है, यानी जो स्टील रूल हम यूज करते हैं, इंजीनियर यूज करते हैं, उसका आपने लिस्ट काउंट बताना। लिस्ट काउंट एक्चुअली होता क्या है, वो मिनिमम डायमेंशन या मिनिमम मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ली जा सकती है। तो ये स्टील रूल आपके सामने है, इसमें जो मिनिमम डायमेंशन है वो कितनी ली जा सकती है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर। तो यहाँ डायग्राम में दिखा भी रखा है जूम करके, तो आप यहाँ देख सकते हो 1 सेंटीमीटर की जो डिवीजन है वो कितनी कर रखी है, पहले 10 डिवीजन है, ये देखो थोड़ी बड़ी डिवीजन है, कितनी है 10 है, फिर उसके आगे बीच में भी डिवीजन कर रखी है, यानी कि आप क्या मेजर कर सकते हो 0.5 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हो। तो यही क्या होगा आपका लिस्ट काउंट होगा इंजीनियर स्टील रूल का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.5 मिलीमीटर, ये लिस्ट काउंट है इंजीनियर स्टील रूल का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, विच मार्किंग डिवाइस यूज टू स्क्राइब सर्कल। यानी कि आप मार्किंग करने के लिए किसी भी सरफेस के ऊपर तो आपने सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए आप किस मार्किंग डिवाइस का प्रयोग करोगे वो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो इसके लिए जो आप प्रयोग करोगे वो करोगे स्प्रिंग डिवाइडर। जो आपका सरफेस है उसके ऊपर अगर आपने सर्कल बनाना है, मार्क करना है, सर्कल मार्क करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्प्रिंग डिवाइडर का यूज करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल। तो जो राइट एंगल है 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए हम किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर या स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो जो राइट एंगल चेक करते हैं वो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, उससे यूज करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर इसको बोला जाता है। इससे हम किसी भी सरफेस का जो एंगल है 90 डिग्री का है कि नहीं वो चेक करते हैं यहां से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर। बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या हमारी आउटसाइड कैलिपर की पिक्चर है। इसका आपने प्रयोग बताना, कहां इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है चेक द फ्लैटनेस, बी ऑप्शन है चेक द एंगल, सी ऑप्शन है चेक द इंटरनल डायमीटर ऑफ द जॉब, या डी ऑप्शन है चेक द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द जॉब, यानी जॉब का बाहरी व्यास की जांच करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, चेक द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द जॉब। जो आपकी जॉब है उसके जो बाहरी व्यास है उसका अगर जांच करनी है, उसकी मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आउटसाइड कैलिपर का। तो आप देख सकते हो जो इसकी लेग है ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। आपका पीस आप यहां डालोगे, आपने जो पीस बनाया है, तो यहां से आप उसका डायमीटर चेक कर सकते हो। तो कौन सा डायमीटर चेक करोगे, ये वाला, ये कौन सा है, आउटसाइड डायमीटर है, व्यास जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग भी हम कहां करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर जो बाहरी व्यास है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, इसमें ये कैलिपर का डायग्राम है, लेकिन कैलिपर भी बहुत तरह के होते हैं। तो आपने बताना है ये किस टाइप का है। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से है, ए ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, बी ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, सी ऑप्शन है फर्म ज्वाइंट कैलिपर, या डी ऑप्शन है स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। यहां पर आर भी आएगा कैलिपर। तो ये इसकी लेग से पता लगता है ये जो कैलिपर है तो कौन सा, आउटसाइड कैलिपर है। लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट दिया गया है ये कौन सा है, स्प्रिंग ज्वाइंट भी साथ में लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप डी पे टिक करोगे। तो ये कौन सा कैलिपर है हमारा, स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। यहाँ भी आपको एक कैलिपर का डायग्राम दिया गया है, उसका नाम बताना है किस तरह का कैलिपर है। ऑप्शन आपके पास है फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या जेनी कैलिपर। तो जो फर्म ज्वाइंट कैलिपर है ये नहीं हो सकता, स्प्रिंग ज्वाइंट अभी अपने पिछले डायग्राम में देखा था, तो ये भी नहीं हो सकता। इनसाइड कैलिपर में जो आपकी लेग होती है वो बाहर की तरफ मुड़ी होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर क्या हमारा, जेनी कैलिपर। ये क्या हमारा, जेनी कैलिपर है। इसकी जो एक लेग है ये फिक्स होती है, दूसरी का प्रयोग हम पैरेलल लाइन खींचने के लिए, मार्किंग के लिए करते हैं। तो ये हमारा जेनी कैलिपर का डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज द एक्स। जो आपके सामने ये पिक्चर दी गई है ये हमारी क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज की ये पिक्चर है, सरफेस गेज की ये पिक्चर है। आपने बताना जो ये पार्ट है एक्स, इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है स्नैग, बी ऑप्शन है स्पिंडल, सी ऑप्शन है गाइड पिन या डी ऑप्शन है रोकर आर्म। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो ये यहाँ पे ये दो दिखाई दी गई हैं, इनको हम बोलते हैं गाइड पिन। क्या बोलते हैं, गाइड पिन बोलते हैं। और इसका प्रयोग भी जो हम जो मार्किंग करते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं इसकी मदद से, उसको गाइड करने के लिए इनकी मदद ली जाती है। तो उसको गाइड करती है, जो भी आप पार्ट यहाँ रखते हो, जो भी मटेरियल जिसको आपने पैरेलल लाइन खींचनी है या मार्किंग करनी है, उसके लिए ये हेल्प करती है गाइड पिन। तो जो एक्स पार्ट है उसका नाम क्या होगा, गाइड पिन होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द यूनिवर्सल सरफेस गेज। सेम डायग्राम है यूनिवर्सल सरफेस गेज का। तो इसमें अब बताना है जो ये पार्ट है जिसका उसने नाम दे रखा है एक्स, तो इसका एक्चुअल नाम क्या है वो बताना है। स्नैग आपके पास ऑप्शन में स्नैग है, स्क्राइब है, रोकर आर्म है या वी ग्रुप। तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया हिस्सा है, पार्ट है, उसको हम बोलते हैं रोकर आर्म। क्या बोलते हैं, रोकर आर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो रोकर आर्म का प्रयोग होता है वो जो आपके माइनर एडजस्टमेंट है, छोटी मोटी एडजस्टमेंट है, उसको करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ द सेंटर पंच। केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या होगा। ये जो डायग्राम है ये किसका, सेंटर पंच का है। और सेंटर पंच का जो प्रयोग होता है वो क्या करते हैं हम, किसी भी पार्ट पर जो आपको जैसे ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। तो सेंटर को मार्क करने के लिए इस पंच का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पे इस नोकीले सिरे को रखकर पीछे से हैमर से या मैलेट से चोट की जाती है और वहां आगे निशान हो जाता है जहां भी आपने ड्रिलिंग करनी है। तो आपने बताना है जो यहाँ पर ये होल है जिससे हम होल करेंगे, सॉरी ये जो पिन है, इसका जो एंगल है वो कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो जो ये कोण है यहाँ पर जो बनता है, ये जो कोण बनता है वो बनता है हमारा 90 डिग्री। इसके केस में, सेंटर पंच के केस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो पॉइंट एंगल होगा सेंटर पंच में वो क्या होगा, 90 डिग्री का इसमें प्रयोग होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक कर दे। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो भी समय से मिलती रहे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेंटर पंच, ये है प्रिक पंच जिसको डॉट पंच भी कहते हैं। तो आपने इसका भी एंगल बताना। चुंबन पंच का कोण क्या होगा। जैसे हमने देखा सेंटर पंच में जो कोण होता है यहाँ पर वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपने बताना इस प्रिक पंच में वो कोण कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन आपके पास है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसमें जो कोण होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। थोड़ा सा ये जो सेंटर पंच है उससे थोड़ा नुकीला होता है। काम वही होता है सेंटर को मार्क करना। किसी भी ड्रिलिंग वगैरह करने से पहले आपकी जो वर्क पीस है उस पर सेंटर को मार्क करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। छेनी का नाम क्या है। जो डायग्राम आपको दिया गया है ये चीजल का डायग्राम है, छेनी का डायग्राम है। और जो चीजल का प्रयोग होता है वो क्या होता है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है सरफेस से, चाहे वो लकड़ी का है, मेटल का है, उसमें से रिमूव करने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। ये अनेक प्रकार की होती है। तो डायग्राम में जो दी गई है उसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है फ्लैट चीजल, बी ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, सी ऑप्शन है हाफ राउंड नोज चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो जो डायग्राम दिया गया है वो दिया गया है क्रॉस कट चीजल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट का प्रयोग हम क्या करते हैं, मेटल में ग्रूव करने के लिए या कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। यहां भी एक डायग्राम दिया गया है आपको, ये डायग्राम आप देख सकते हो। तो इस डायग्राम में ये छेनी जो है चीजल है उसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास वही है, फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो आप यहां से देख सकते हो, ये इसको जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कैसा है, राउंड है, लेकिन इधर क्या है, स्ट्रेट है।
कि उसको हम बोलेंगे हाफ राउंड नोज चीजल, जिसका नोज है वो क्या है, हाफ राउंड है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, जो सेमी सर्कुलर स्लॉट है वो काटते हैं मेटल वगैरह में, तो ये चीजल का प्रयोग है। तो ये शेप से देख सकते हो क्या है, हाफ राउंड है, दूसरी साइड से फ्लैट है, तो इसको हम कहेंगे हाफ राउंड नोज चीजल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल, छेनी का नाम बताओ। इसमें भी आपने छेनी का नाम बताना है। यहाँ इसको पॉइंट को जूम करके बताया गया है। ऑप्शन आपके पास वही है, ए ऑप्शन है फ्लैट चीजल, बी ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, सी है हाफ राउंड नोज चीजल और डी ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल। तो आप इसको देख सकते हो, जो पॉइंट है ये कौन सा है, डायमंड पॉइंट चीजल है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। और डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम जो कॉर्नर है उसमें से एक्स्ट्रा मेटल को रिमूव करने के लिए, डेब्रिज को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा। आपके सामने ये हैमर का डायग्राम है और जो ये पार्ट है इसको इसने लिख दिया एक्स, तो आपने इस एक्स का नाम बताना है, इस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए है फेस, ऑप्शन बी है पिन, ऑप्शन सी है चिक और ऑप्शन डी है आई होल। तो ये जो सिरा है, इसका ऊपर वाला जो सिरा है जो राउंड होता है, इसको हम बोलते हैं पिन। क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जो दूसरे पार्ट है, जैसे फेस है, हमारा फेस यहाँ पर होगा, और जो चिक है इसको हम चिक बोलते हैं, आई होल हमारा यहाँ पर है। इसमें पूछा गया था एक्स के बारे में, तो ये जो पार्ट है इसको हम पिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर पार्ट मार्क्ड एज एक्स, जो हैमर दिया गया है इसमें जो एक्स लिखा गया है इसका नाम क्या है। तो आपने अब इसका नाम बताना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जो इस पार्ट का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं, चिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिक। वेज भी नहीं है, फेस हमारा यहाँ होता है और आई होल ये होता है। तो इस आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिक। ये जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का नाम क्या, जो डायग्राम आपको दिखाया गया है इस डिवाइस का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है पाइप वाइस या हैंड वाइस, सी ऑप्शन है पिन वाइस या बेंच वाइस। तो जो डायग्राम आपके सामने है ये किसका है, बेंच वाइस का। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी बेंच वाइस। और बेंच वाइस का प्रयोग क्या होता है, ये जो आपका पार्ट है जिस पर आपने वर्क करना है, कोई उसकी कटिंग वगैरह करनी है, थ्रेडिंग करनी है, तो उसको होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये सेफली उसको होल्ड कर लेता, पकड़ के उसको रखता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। ये आपके सामने एक वाइस का डायग्राम है, ये आप ऐसे देख सकते हो। तो इस डायग्राम में ये वाइस की टाइप आपने बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है पाइप वाइस, बी ऑप्शन है हैंड वाइस, सी ऑप्शन है टूल मेकर वाइस या बेंच वाइस। तो बेंच वाइस का डायग्राम तो अभी आपने पिछली क्वेश्चन में देखा ही था, तो वो तो हो नहीं सकता। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, पाइप वाइस का है। किसका है, पाइप वाइस का है। और पाइप वाइस का प्रयोग क्या करते हैं हम, कहाँ करते हैं, जो हमारे पाइप वगैरह होते हैं उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। आपने पाइप पे चूड़ी काटनी है, कटिंग करनी है, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा। उसको होल्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 75। आपके सामने जो ये डायग्राम है इसका नाम बताना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। प्लायर को हिंदी में आप बोल सकते हैं प्लास, प्लास का नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है स्लिप ज्वाइंट प्लायर, बी ऑप्शन है एंड कटिंग प्लायर, सी ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर और डी ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर। तो जो प्लायर आपके सामने है ये शेप से आप देख सकते हो, ये क्या है, एंड कटिंग प्लायर। कौन सा है, एंड कटिंग प्लायर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो एंड कटिंग प्लायर है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कट करने के लिए, जैसे वायर काटनी है, कोई नट बोल्ट है उसको कट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 76, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। आपके सामने एक टूल दिया गया है, इसका नाम आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है जैक, पुलर, रेंच या एक्सट्रैक्टर। तो जो डायग्राम आपके सामने है ये है पुलर का। किसका, पुलर का। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगी बी, ये आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम पुलर। इसका प्रयोग क्या होता है, आपकी जो शाफ्ट होती है उसमें से कोई चीज निकालनी, जैसे बियरिंग है वो उसमें उलझी हुई है, फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कोई पुली है, शाफ्ट में से पुली निकालनी है, या आप कह सकते हैं कि जो गियर है वो निकालना है। तो इनमें से अगर इन चीजों को पुल करना है, निकालना है शाफ्ट में से, उसके लिए हम इस पुलर का प्रयोग करते हैं। तो जो डायग्राम है किसका है, पुलर का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77,
व्हाट इज द वर्किंग मीडिया ऑफ द न्यूमेटिक टूल, वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। जो न्यूमेटिक टूल होते हैं उसमें हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है ऑयल यानी कि तेल, बी ऑप्शन है एयर यानी कि वायु, सी ऑप्शन है वाटर यानी कि पानी, डी ऑप्शन है केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल। तो जो न्यूमेटिक शब्द है, ये न्यूमेटिक शब्द ही इसका मतलब होता है हमारा एयर। एयर ऑपरेटेड जो चीजें होती है उसको हम न्यूमेटिक बोलते हैं। तो जो भी न्यूमेटिक टूल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो वर्किंग मीडिया होता है हमारा क्या होता है, वायु होती है, एयर होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एयर या वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। पेचकस है ये आपके सामने, हिंदी में बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर को पेचकस, उसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है रिसेस स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो जो ये डायग्राम है आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक मिनट रुको, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पेचकस है स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारा रेचेट स्क्रू ड्राइवर है। किस टाइप का है ये, रेचेट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रेचेट स्क्रू ड्राइवर कैसे वर्क करता है, ये जो रेचेट इसको क्यों बोलते हैं, इसका जो वर्किंग है वो इस प्रकार से होती है, जब आप इसको रोटेट करते हो तो एक डायरेक्शन में तो ये फोर्स लगाता है, टर्निंग फोर्स लगाता है, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन में आप इसको मूव करोगे तो ये फ्रीली मूव करता है। तो इससे हमें क्या, स्क्रू ड्राइवर को बार बार हटाना और लगाना नहीं पड़ता, तो वो समय हमारा बच जाता है। तो ये जो डायग्राम किसका है, रेचेट स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक एलन की। एलन कीज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो एलन की होती है, ये भी हमारी जो स्क्रू है, जो स्क्रू होते हैं एक टाइप के, उनको क्या करता है, लूज करने के लिए या उसको टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एलन की का। तो इसमें पूछा गया जो एलन की का मटेरियल है वो किस मटेरियल की बनी होती है। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम अलॉय, सी ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील या डी ऑप्शन है क्रोम वेनेडियम स्टील। तो जो एलन की होती है वो बनी होती है हमारी क्रोम वेनेडियम स्टील की। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, क्रोम वेनेडियम स्टील। अब चलते हैं इस आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। 80 क्वेश्चन है करने थे हमें, तो 80th क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वॉइस। सिंपल क्वेश्चन है, बेंच वॉइस का उपयोग आपने बताना है। इससे पहले हम कर चुके हैं, ये डायग्राम आया था बेंच वॉइस का, तो डायग्राम से बताना था ये किस डिवाइस का नाम है, तो वो बेंच वॉइस थी, वो हमने उपयोग भी बताया था। क्या करता है, ये वर्कपीस को होल्ड करने के लिए इसका काम होता है। तो ये वर्कपीस को होल्ड करता है, जिससे आप उसके ऊपर कोई भी वर्क कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अगर आपको करना है तो उसको आप होल्ड करोगे बेंच वॉइस में। तो ऑप्शन ए क्या हमारी, टू होल्ड अ वर्क पीस, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो बेंच वॉइस है वो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 से, तो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर। जो फिगर में स्पैनर दिया गया उसका आपने नाम बताना है। आप सभी को पता है जो स्पैनर होता है उसका हम प्रयोग करते हैं नट बोल्ट को खोलने के लिए। तो फिगर में आपने जो स्पैनर दिखाई दे रहा है उसका आपने नाम बताना। ऑप्शन आपके पास है ओपन स्पैनर, टेबुलर स्पैनर, सॉकेट स्पैनर या रिंग स्पैनर। तो जो डायग्राम है यहां से आप देख सकते हो, ये किसका फिगर है, सॉकेट स्पैनर का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉकेट स्पैनर। और ये आप देख रहे होगे यहाँ पर अंदर आपको अलग अलग तरह के ये सॉकेट दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या होता है, जो ग्रिप है वो बहुत अच्छे तरीके से बनती है नट बोल्ट के ऊपर, और आपके जो नट बोल्ट हैं वो आसानी से ओपन हो जाते हैं इस ग्रिप के कारण। तो ये सॉकेट है, ये शेप किसकी है, सॉकेट की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सॉकेट स्पैनर। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर। तो ये जो फिगर है स्पैनर की, इसका नाम भी आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है सॉकेट स्पैनर, ये तो आपने फिगर देख ही ली है पिछले क्वेश्चन में, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है टेबुलर स्पैनर, हुक स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर। देखिए स्पैनर ना बहुत 10 से 12 प्रकार के होते हैं। तो जो ये फिगर यहाँ पर आपको दी गई है, ये आप देख सकते हो, ये स्लोट में से हुक टाइप अटका हुआ है, ये हमारा स्पैनर है। ये जो स्लोट है इसमें हम डालकर इसको स्पैनर को रोटेट करते हैं इस प्रकार से खोलने के लिए। तो इसका नाम क्या होगा हमारा, हुक स्पैनर, क्योंकि आपकी शेप भी देख सकते हो ये किस प्रकार की शेप है, हुक टाइप की शेप है, तो इसको हम बोलेंगे हुक स्पैनर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल इन द फिगर। आपको एक फिगर दी गई है, इस फिगर में आप देख सकते हो 2 स्केल दिखाए गए हैं, तो आपने एक वर्नियर स्केल की वैल्यू इसमें से बतानी है। ऑप्शन आपके पास है 0.06 यूनिट, बी ऑप्शन है 0.07 यूनिट, सी ऑप्शन है 0.08 यूनिट या डी ऑप्शन है 0.09 यूनिट।
तो आप देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीका है। ये जो स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और जो नीचे दिया गया है ये हमारा वर्नियर स्केल। क्या है? वर्नियर स्केल। तो इन रीडिंग में देखते हैं हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। अब आप देख सकते हो जो वर्नियर स्केल है उसकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है? 10 तक है। और जो मेन स्केल है उसकी 0 से लेकर आगे तक चलती ही रहेंगी। लेकिन जो हमारी वर्नियर स्केल की जो 10th डिवीजन है वो किसके साथ कोइंसाइड करती है? कहां तक है वो यहां तक है। और ये कितना है? 0.9 है। तो अगर हम बात करें इसमें हम लिख सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो हमारी जो वर्नियर स्केल है उसकी डिवीजन कितने तक है? 10 तक है। तो हमने लिख दिया 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू किसके बराबर है? जो हमारी दो स्केल है इनमें जो 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन है मेन स्केल पे किसके बराबर? 0.9 के। किसके? 0.9। ये डिवीजन हो जाए किसकी? मेन स्केल डिवीजन की। तो हमारी जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है? 0.9 मेन स्केल डिवीजन के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एक वर्नियर स्केल डिवीजन की। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी? 0.9 डिवाइडेड बाय 10। 10 से क्या कर देंगे? ये हमारा क्या आ जाएगा? इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसके बटे कर देंगे 10। तो ये क्या हमारी वैल्यू हो जाएगी? हमारी बिंदु क्या है? एक और उधर सरक जाएगा। तो 0.09 इसको हम लिख सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे 0.9 को तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.09। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जो फिगर हमें दी गई है इसमें जो वैल्यू होगी हमारी वन वर्नियर स्केल की वो कितनी होगी? 0.09 इकाई। यूनिट यहाँ सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी होंगी, इसलिए इसने लिखी नहीं तो सीधा क्या लिख दिया? यूनिट लिख दिया। तो एक वर्नियर स्केल हमारा किसके बराबर हो जाएगा इस फिगर के हिसाब से? 0.09 यूनिट। ये था हमारा जवाब इस क्वेश्चन का, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द वर्नियर कैलिपर। जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जो ये एक्स है, ये जो पार्ट है इसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है बीम, ऑप्शन ए में बीम, लेकिन बीम तो आंसर नहीं हो सकता। बीम हमारा ये होता है। बी ऑप्शन है लॉक स्क्रू, लॉक स्क्रू भी नहीं होगा, लॉक स्क्रू हमारा यहां पर है। सी है स्लाइडिंग यूनिट और डी है मूवेबल जा। तो जो हमारा मूवेबल जा है वो इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बचती है सी। तो जो ये पार्ट है हमारा यहां से यहां तक इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग यूनिट। ये यूनिट हमारी स्लाइड करती है। जिस भी पार्ट की आपने डायमेंशन देखनी होती है या कैलकुलेट करनी होती है उसको आप यहां डालते हो और स्लाइडिंग को हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी स्लाइडिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 85। What is the list count of वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका आपने लिस्ट काउंट बताना है। लिस्ट काउंट एक्चुअली होता क्या है? वो मिनिमम वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है। लिस्ट वैल्यू कम से कम जो वैल्यू। ऑप्शन आपके पास है 0.1 mm, 0.01 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट होता है हमारा 0.02 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लिस्ट काउंट बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। मीट्रिक सिस्टम में आपने याद रखना है। पिछले जो वीडियो थी उनमें माइक्रोमीटर का पूछा गया था, तो माइक्रोमीटर का भी आपने याद रखना है। जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है वो कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर मीट्रिक सिस्टम। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86। Which measuring instrument used to measure inside, outside, depth of the workpiece। यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया जिससे हम जो इनसाइड डायमेंशन है वो भी मेजर कर सकते हैं, आउटसाइड यानी कि बाहरी जो डायमेंशन है वो भी मेजर कर सकते हैं, और डेप्थ भी, गहराई भी आप माप सकते हैं। इस ऐसे यंत्र का आपने नाम बताना। ऑप्शन आपके पास है स्टील रूल, माइक्रोमीटर, डायल कैलिपर या वर्नियर कैलिपर। तो वो होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। इससे हम तीनों डायमेंशन आसानी से मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो याद रखना वर्नियर कैलिपर से हम इनसाइड डायमेंशन, आउटसाइड डायमेंशन और जो हमारी डेप्थ है वो भी मेजर कर सकते हैं किसी भी वर्क पीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87। विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? आपने देखे थे वर्नियर कैलिपर के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो जिससे हम मेजर करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरमेंट, उसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है बीम, स्लाइडिंग यूनिट, फिक्स्ड जा या मूवेबल जा।
तो जो पार्ट यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर में मेजर करने के लिए, आंतरिक और बाहरी माप के लिए, वो है हमारा मूवेबल जा। तो मूवेबल जा के हेल्प से हम मेजर करते हैं सारे डायमेंशन हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर को पढ़ना क्या है। यानी जो आपको डायग्राम दिया गया है, फिगर दी गई है, ये किसी वर्क पीस की मेजरमेंट दिखाई गई है, तो आपने बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहां पर लिस्ट काउंट उसने वर्नियर कैलिपर का कितना दिया है, 0.1 मिलीमीटर, आपने यही लेना। अब देखिए इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका मेन स्केल है, क्या ये मेन स्केल है, ये यहां तक होगा, यहाँ 1 से 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई होंगी, और क्योंकि ये दिखाने की जरूरत नहीं इसलिए हमें 4 से दिखाई गई है। नीचे हमारा ये वर्नियर स्केल है। तो सबसे पहले हम मेन जो रीडिंग होती है वो लेते हैं। वो कितनी है हमारी, मिलीमीटर में लेनी है, पहले बात याद रखना है। जो ये वैल्यू है सेंटीमीटर में, इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितनी है, 4, तो यहां तक है, 4 वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 40 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 40 मिलीमीटर तो हमारी ये हो जाएगा। इसके बाद आगे ये स्मॉल डिवीजन ये देख लेते हैं, ये कितनी है, 1 2 3 और 4। इस 4 के बाद ही शुरू होती है हमारी जो वर्नियर स्केल की डिवीजन, इसके बाद ही शुरू होती है। तो 4 mm ये हो जाएगा हमारा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 44 मिलीमीटर। तो 44 मिलीमीटर तो हम सीधा पता कर सकते हैं हमारी मेन स्केल से। इसके बाद देखते हैं वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल से हमारी रीडिंग कैसे ली जाती है। वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होती है वो हम चेक करते हैं कि कौन सी डिवीजन हमारी मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच करती है, कौन साइड करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एरो से बना के दिखाया है, हमारी जो 4th डिवीजन है वो किसके साथ, हमारे मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच करती है, कौन साइड करती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm है, इसको गुना कर देंगे हम 4 से, तो क्या हो जाएगी 0.4 मिलीमीटर गुना करने से, और इसको ऐड कर देंगे हम जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग थी। तो 44 और 0.4 कितना हो जाएगा, 44.4 मिलीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 44.4 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन की जो रीडिंग होंगी, जिस भी पार्ट को इसने मापा है उसकी रीडिंग क्या होगी, 44.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीडिंग का ही है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर। यहाँ भी लिस्ट काउंट उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, 0.1 मिलीमीटर आपने रीडिंग बतानी है। ये रीडिंग जो आपको दी गई है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसकी रीडिंग आप खुद लेने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए फिर वीडियो को प्ले करें और उसको देखें। देखो इसमें कैसे लेनी है रीडिंग। अब ये क्या है, आपका ऊपर है मेन स्केल और नीचे है वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल में आपकी रीडिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो रीडिंग आप देख सकते हो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी। ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेन स्केल की रीडिंग, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की क्या देखते हैं हम, कौन सी डिवीजन कौन साइड कर रही है हमारी मेन स्केल के साथ। तो आप यहां से देख सकते हो एरो से इसने बताया है, जो हमारी 2, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। जो 3rd डिवीजन है हमारी कौन साइड करती है हमारी मेन स्केल के साथ। तो इस 3rd डिवीजन को हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे। लिस्ट काउंट हमारा 0.1 मिलीमीटर उसने दिया है, सो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ये आंसर हमारा, बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 0.3 मिलीमीटर। तो ऐसे आपने वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द वर्नियर कैलिपर। ये मिस प्रिंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डायग्राम के हिसाब से हम बता सकते हैं। इसमें भी क्या करनी है, हमें रीडिंग लेनी है। वर्नियर कैलिपर की क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है। रीडिंग आपने बतानी है। ऑप्शन भी हमारी रीडिंग के हिसाब से दिया गया है। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि जो वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग बताइए, जिसमें हमारा लिस्ट काउंट हम ले लेते हैं 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में भी यही दिया गया था। तो फिर वही कहूंगा, वीडियो को पॉज करो, इसको खुद कैलकुलेट करके देखो, ताकि इस तरह क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप खुद कर सको। अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आएगी। तो ये हमारा मेन स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग सबसे पहले हम चेक करते हैं। मेन स्केल हमारा इससे 0 से स्टार्ट हुआ होगा और 5 तक आ चुका है। वो जो पहले वाला पार्ट है दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पहले से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे। तो ये कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीमीटर में। तो कितना हो जाएगा 50 मिलीमीटर। इसके बाद हम या छोटे देखेंगे जो स्मॉल डिवीजन है मेन स्केल पर, ये कितनी है 1 2 3 और 4 तक है ये।
तो 4 मिलीमीटर ये भी ऐड कर देंगे, तो मेन स्केल पे हमारी रीडिंग क्या हो जाएंगी 54 मिलीमीटर। इसके बाद देखेंगे हम वर्नियर स्केल पे। वर्नियर जो स्केल हमारा ये है, इसमें हम देखते हैं कौन सी डिवीजन हमारी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। तो यहाँ दिया गया है कौन सी डिवीजन हमारी फोर्थ जो डिवीजन है वो कोइंसाइड करती है हमारी मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली। तो इस 4 को हम गुणा कर देंगे 0.1 मिलीमीटर से, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट यही दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 मिलीमीटर। अब 0.4 मिलीमीटर को हम किस में जोड़ देंगे, इस 54 में जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 54 या कह सकते हैं 54.4 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आपने ये रीडिंग लेनी है। 3 क्वेश्चन इसमें लगातार आए हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। तो ये रीडिंग आप लेना सीख लें। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं। और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो उसको आगे भी मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन उसके मोबाइल पर आता रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। तो क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द डेप्थ माइक्रोमीटर। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट है वो बतानी है जो डेप्थ माइक्रोमीटर से ली जा सकती है। इनडायरेक्टली ये आपसे लिस्ट काउंट ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट होता है वही है कि जो मिनिमम डायमेंशन आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट किसका पूछा गया, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो भी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया भी था, जो माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर या 0.002 मिलीमीटर। तो आपको पता है अगर माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो जो लिस्ट काउंट हमेशा क्या होगा हमारा 0.01 मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, 0.01 मिलीमीटर। अगर पूछा जाता वर्नियर स्केल का और मीट्रिक सिस्टम में तो 0.02 मिलीमीटर उसकी वैल्यू होती है। तो ये आपने लिस्ट काउंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए पिस्टन पिन। जो पिस्टन पिन होती है उसका डायमीटर मेजर करने के लिए हम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम आपने बताना है। जो पिस्टन पिन है वो कहाँ यूज होती है, इंजन में यूज होती है, और ये लिंक प्रोवाइड करती है हमारे पिस्टन से और कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को जोड़ने के लिए जो पिन यूज की जाती है उसको बोलते हैं पिस्टन पिन। इसका डायमीटर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन नंबर आपके पास है डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। तो जो पिस्टन पिन का डायमीटर है वो मेजर किया जाता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो बाहरी माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग बताओ। जो डायग्राम में है इस डायग्राम के हिसाब से आपने रीडिंग बतानी है माइक्रोमीटर की। इससे पहले हम क्वेश्चन में देख चुके हैं वर्नियर कैलिपर की कैसे रीडिंग ली जाती है, इसमें सिखाएंगे माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। तो इसको ध्यान से देखना है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा मेन स्केल है, यहाँ तक जो स्केल है ये मेन स्केल बोलते हैं। जो आगे ये स्केल है ये हमारा माइक्रोमीटर स्केल है। तो रीडिंग देखे कैसे लेते, सबसे पहले मेन स्केल पे देखेंगे। मेन स्केल पे हमारी रीडिंग ये 0 स्टार्ट हुई, यहाँ 5 है, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना है 7 और ये क्या हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ हमारा, तो ये तो हमारा 8 रीडिंग हो जाएगी 8 मिलीमीटर। इसके बाद आगे देखते हैं ये जो नीचे रीडिंग है ये आधे पे है, यानी कि ये जो रीडिंग हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 8.5 हो जाएगी मेन स्केल पर, 8.5 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आया होगा। 5, 6, 7, 8 और ये आधा पार्ट यहाँ तक नीचे जो है, इन दो रीडिंगों के बीच में एक और मार्किंग कर रखी है। तो 8 और आधी ये, तो कितनी हो जाएगी 8.5 मिलीमीटर। स्केल हमारा मिलीमीटर में, क्योंकि देखो सारे जो ऑप्शन है हमारी मिलीमीटर में ही है, तो ये स्केल भी किसमें होता है मिलीमीटर में। अब हमें डिवीजन देखनी है यहाँ से किसकी, माइक्रोमीटर की। तो आपको पता है माइक्रोमीटर में टोटल 50 डिवीजन होती है। अब आपने देखनी है माइक्रोमीटर की कौन सी डिवीजन हमारी मेन स्केल से एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है। तो आप यहां देख सकते हो जो ये लाइन है, ये जो डिवीजन है ये हमारी मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही हुई है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 19, यानी 20 से 1 कम है। नीचे से गिनोगे यहाँ 15 है, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19, ये क्या हो जाएगी 19। तो इस 19 को हम क्या करेंगे, इसका जो लिस्ट काउंट है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो गुणा करने से क्या आ जाएगा 0.19 मिलीमीटर।
इसको कर देंगे हम जो मेन स्केल की डिवीजन, तो उसमें ऐड, तो इसको ऐड करने के लिए हम यहां लिखेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 9, 5 और 1 6.8, तो ये आ जाएगा हमारा 8.69 मिलीमीटर। ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है ये, सी, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीडिंग लेने का है और वीडियो को पॉज करके आप इसकी रीडिंग खुद लेकर देख सकते हो। सेम माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो मैं आपको लेके बता देता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, पहले खुद कैलकुलेट करो, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को प्ले करो। तो यहाँ देखो, ये आपका मेन स्केल है, ये आपका माइक्रोमीटर स्केल है। मेन स्केल में सबसे पहले रीडिंग लेते हैं, तो ये 0 है, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे हमारे हाफ है, यानी ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, तो यहाँ तक तो हमारी मेन स्केल पे रीडिंग है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो 2.5 मिलीमीटर तो आपकी मेन स्केल की रीडिंग है। वर्नियर माइक्रोमीटर की हम क्या देखते हैं, कौन सी जो डिवीजन है वो कोइंसाइड करती है हमारी मेन स्केल के साथ। तो आप देख सकते हो जो 25th है, 25वीं जो डिवीजन है वो कोइंसाइड करी हुई हमारी मेन स्केल के साथ। तो इसको हम क्या करेंगे, 25 को गुणा कर देंगे हमारे इसके लिस्ट काउंट के साथ। लिस्ट काउंट हमारा ये है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.25 मिलीमीटर। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारे रीडिंग का आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5, 5 और 2 7, ये बिंदु ऐसे ही हमारा, और ये तो 2.75 मिलीमीटर। ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन में हमारा ये आंसर कहाँ है, सी ऑप्शन हमारी जो दी गई है वो कितनी है, 2.75 ही दी गई है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आपने माइक्रोमीटर की रीडिंग लेनी, बहुत ही आसान है वर्नियर स्केल की रीडिंग लेना और माइक्रोमीटर की। तो इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, तो दोनों की रीडिंग आपको लेना आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा 95, विच इंस्ट्रूमेंट नोट यूज टू चेक द इनसाइड साइज। यहाँ नोट यूज पूछा गया, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दी गए, यानी इनमें से 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनका प्रयोग करते हैं इनसाइड डायमेंशन चेक करने के लिए, लेकिन आपने बताया है इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करते हम इनसाइड साइज चेक करने के लिए किसी भी स्लॉट का, यानी कि इनसाइड डायमेंशन चेक करने के लिए। ऑप्शन आपके पास है वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर या टेलीस्कोपिक गेज। तो वर्नियर कैलिपर से भी हम इनसाइड डायमेंशन चेक कर सकते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर से भी, इसमें नाम में दिया गया है, इनसाइड टेलीस्कोप गेज से भी चेक कर सकते हैं हम कोई भी साइज चेक करना अपने स्लॉट का। लेकिन जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, आप नाम से देख सकते हैं, इसका प्रयोग हम जो बाहरी जो डायमेंशन है, आउटसाइड के जो डायमेंशन उनके लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो इनसाइड के लिए पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम नहीं करते, जो इनसाइड डायमेंशन होती है स्लॉट की चेक करने के लिए, आंतरिक डायमेंशन के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, व्हाट इज टू बी चेक्ड विद द वैक्यूम गेज। आपने बताना जो वैक्यूम गेज है वो किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है लीक इन द कूलिंग सिस्टम, यानी उसका प्रयोग हम कूलिंग सिस्टम में कोई लीक जो बहाव है, रिसाव है, उसको चेक करने के लिए करते हैं, या लीक इन द एयर ब्रेक सिस्टम। सी ऑप्शन है लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम, या लीक इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो जो वैक्यूम गेज है उसका हम प्रयोग करते हैं लीकेज फाइंड आउट करने के लिए, और किसकी लीकेज, इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम के लिए। जो इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम है ये इंजन में प्रयोग होता है, और इंजन में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो इसी के थ्रू इंजन में प्रवेश करता है, अंदर जाता है। तो जो अगर इसमें कोई रिसाव है तो उसके इंजन की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है। तो इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में लीक या रिसाव चेक करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, वैक्यूम गेज का। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द चीजल। छेनी का उद्देश्य क्या है। चीजल आप सभी को पता है, यह मटेरियल को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। तो इसका जो पर्पज है या किस प्रिंसिपल पर यह काम करती है वो आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है ग्राइंडिंग, मशीनिंग, रीमिंग या चिपिंग। जो छेनी है वो जो मटेरियल रिमूव करती है वो किससे करती है, चिपिंग के द्वारा करती है। आप किसी भी पार्ट पर यहां इस प्रकार से चीजल लगाते हो और पीछे से क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, हैमर से आप चोट करते हो और जो मटेरियल की चिप है वो रिमूव होती रहती है, हल्की हल्की पतली पतली चिप्स हैं रिमूव होती रहेंगी। तो इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, चिपिंग एक्शन बोलते हैं। तो जो
प्रिंसिपल है चीजल का मेटल को रिमूव करने का, वो क्या हो जाएगा, चिपिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98, विच चीजल इज यूज टू रिमूव द मेटल फ्रॉम द लार्ज फ्लैट सरफेस। जो बड़ी सपाट सतह है उस पे से आपको ना धातु निकालनी है छेनी के प्रयोग से, तो वो किस प्रकार की छेनी का चीजल का प्रयोग करेगा, क्योंकि चीजल तो बहुत तरह की होती है। आपने फ्लैट सरफेस पे कौन सी चीजल यूज करते वो बताना है। ऑप्शन आपके पास है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो जो फ्लैट सरफेसेज होते हैं उस पे से मेटल रिमूव करने के लिए हम फ्लैट चीजल का ही प्रयोग करते हैं। सरफेस फ्लैट और चीजल भी फ्लैट, सिंपली आपको याद भी रह जाएगा। तो फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाएगा हमारे जो लार्ज फ्लैट सरफेसेज हैं वहां से धातु को रिमूव करने के लिए, मेटल को रिमूव करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर स्केरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। यानी कि जो कॉर्नर होते हैं किसी भी वर्क पीस के, उन कॉर्नर से अगर मटेरियल आपको रिमूव करना है थोड़ा सा, उसके लिए आप किस चीजल का प्रयोग करते हैं, किस छेनी का प्रयोग आप करते हो। ऑप्शन आपके पास है फ्लैट चीजल, हाफ राउंड चीजल, क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो ये क्वेश्चन हम जो पिछली वीडियो में कर भी चुके हैं। जो कॉर्नर है उस पे से अगर आपने मटेरियल रिमूव करना है तो उसके लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल प्रयोग करते हैं। कौन सी चीजल प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल, अगर आपने किसी भी वर्क पीस के मटेरियल के कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, 100th क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आई होल इन द हैमर। जो आपका हथौड़ा होता है उसमें आई होल जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। देखो डायग्राम में ये जो आई होल है इसको बोला जाता है आई होल। तो इसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है स्ट्राइक द जॉब या फिक्स द हैंडल या रिड्यूस द वेट या स्टैंप द डिटेल। तो आप देख सकते हैं जो आई होल है, ये जो आपका हैंडल है इसको फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस हैंडल को इसमें डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस होल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कहाँ है, ये फिक्स द हैंडल, यानी कि हैंडल को फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा बी। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में। तो साथियों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी सभी क्वेश्चन। तो अगर आपको समझ में आई वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।